नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज का एपिसोड है पीपल और पॉलिटिक्स, जो आधारित है कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुई नेत्री अनुभा मुंजारे पर, जो बालाघाट की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और बालाघाट विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आइए जानते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है अनुभा जी की। सबसे पहले कार्यक्रम में बहुत स्वागत आपका। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। राजनीति की शुरुआत कैसे हुई अनुभा जी? ये सफ़र कैसे आगे बढ़ा और कांग्रेस पार्टी में आने तक की ये यात्रा कैसी रही? देखिए, मेरे बालाघाट ज़िले में मैं विवाह होकर आई। मैंने हमेशा ये बात कही है और मेरी शादी को लगभग 33 साल होने लगे और 33 सालों में लगभग 32.5 सालों से मैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। मेरे पति आदरणीय मुंजारे जी के मार्गदर्शन में मैंने करना शुरू किया। राजनीतिक क्षेत्र में मुझे एक छोटी सी पहचान मिली और वही कारण है कि मैं निरंतर इस क्षेत्र में चलती रही। पहली बार नगर पालिका परिषद की मैं पार्षद बनी वार्ड नंबर 4 से, और उसके बाद फिर बालाघाट शहर की सम्मानी जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य था कि जनरल सीट से बगैर आरक्षण के बालाघाट नगर पालिका परिषद की महिला अध्यक्ष बनने का मुझे गौरव बालाघाट शहर की सम्मानी जनता ने दिया था। और उसके बाद फिर जनता की मांग पर विधानसभा चुनाव में भी मैं उतरी और अभी तक आपको जानकर अच्छा भी लगेगा और आश्चर्य भी होगा कि अभी तक मेरे राजनीतिक जीवन के विधानसभा के अगर चुनाव देखें तो 7 चुनाव हो चुके हैं और ये जो 23 का चुनाव है ये मेरे जीवन का 8वां विधानसभा का चुनाव होगा। और लगातार मुझे जनता का सहयोग मिला है, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और यही कारण है कि आज भी मैं अपने आप को कभी हतोत्साहित नहीं होती और अपने आप को उत्साह से रख के काम करने पे विश्वास करती हूँ और लगातार मैं कर रही हूँ। जी, कांग्रेस को चुनने के पीछे क्या मंशा रही? क्योंकि इससे पहले आप समाजवादी पार्टी में रही और बहुत ही आपने चुनाव में भी भागीदारी अपनी पेश की, तो कांग्रेस की विचारधारा से कैसे प्रभावित हुई? देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा पे आधारित पार्टी है और भारत की आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस जमाने के हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, तो इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन सब ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाल के देश का जो सबसे कमज़ोर तबका था उनके विकास के लिए, उनके जीवन निर्वाह की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने निरंतर कार्य किया। और देश की जो 70% आबादी हमारे देश में किसान भाइयों की है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं हमारे किसान भाई परिवार सहित, तो उस आबादी के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया है। इसको किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो जिस परिवार से आई हूँ, मेरे परिवार में तो मेरे पिताजी भी पुलिस अधिकारी थे और ज़्यादातर सरकारी नौकरी में ही थे, मेरे बड़े पिताजी, चाचा जी। लेकिन जब मतदान करने की बारी आती थी, जब वोट डालने की बारी आती थी, तो जब मुझे भी अच्छे से याद है, जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी 81 में हमने जब पहली बार वोट डालने गए तो हमारे जो स्वर्गीय दादाजी किशोरी लाल वर्मा जी थे वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे और अंग्रेज़ों के ज़माने के वो डिप्टी कलेक्टर थे, रिटायर्ड। तो हमें यही बताया जाता था कि वोट डालने तुम जा रहे हो तो कांग्रेस को वोट डालना। तो जीवन में हमने पहला वोट जो डाला है, पहला जब हमारा मतदान का अधिकार हमें मिला तो मैंने कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया। और आपने ये भी देखा है, जनता ने देखा है, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर भी मैं शादी होके आई, राजनीतिक परिवार मुझे मिला। माननीय मुंजारे जी उस समय सांसद थे बालाघाट जिले के, तो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला
लेकिन अभी हम कुछ सालों से लगातार देख रहे हैं कि मैं जैसे चुनाव लड़ती हूँ, मेरे क्षेत्र की मैं बात करती हूँ, तो मैं भी चुनाव लड़ती हूँ, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ती, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ती, तो वोटों का ध्रुवीकरण बहुत तेज़ी से होता है और उसका फ़ायदा सीधा सीधा भाजपा को मिलता है। तो जनता की ये मांग थी, जनता की ये चाहत थी, लगातार जनता ये आवाज़ उठाती जा रही थी, हमें निर्देशित कर रही थी, आदेशित कर रही थी कि अब अलग अलग चुनाव नहीं लड़ना है। अगर क्षेत्र का विकास करना है, जनता की समस्याओं का समाधान अगर खोजना है, सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ को, जनता की आवाज़ को, आम जनता की आवाज़ को अगर उठाने का प्रयास करना है तो आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्रीय पार्टी में हमने कांग्रेसी विचारधारा का हमने हमेशा सम्मान किया है और आपने देखा भी कि कई चुनावों में हमने कांग्रेस पार्टी का जब भी हमारे वरिष्ठ नेताओं का आग्रह हुआ, उनका निर्देश बात हुई उनसे, तो हमने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो, पर हम भाजपा के किसी मंच पे कभी नहीं गए। तो हमारी कहीं ना कहीं विचारधारा मेल खाती रही है कांग्रेस से, और अब सीधा क्योंकि जनता की मांग थी इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और मुझे विश्वास है कि जनता के विश्वास पर हम जरूर खरे उतरने का काम कर पाएंगे। आप कांग्रेस में शामिल हुई, लेकिन यहाँ कांग्रेस में भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो काफ़ी समय से इस कोशिश में थे कि हम भी चुनाव लड़ें कांग्रेस की तरफ से, तो एक अंतरकलह जैसी स्थिति भी बनकर दिखी हमें। तो इससे उबर पाना किस तरह मुमकिन हो पा रहा है और आने वाले चुनाव में क्या वाकई अंतरकलह आपको नुकसान पहुँचा सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, किसी भी परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप सभी ने देखा है कि जब मुझे हमारे मध्य प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो नेता हैं, सम्मानीय कमलनाथ जी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो जब उन्होंने मुझे 21 मई को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मैं बहुत ही सम्मान के साथ मुझे और मेरे बेटे शांतनु मुंजारे को सदस्यता दिलाई, और उस सदस्यता के बाद जब मेरा बालाघाट शहर में प्रवेश हुआ था, आप विश्वास कीजिए मैंने किसी को भी नहीं कहा था कि मेरे सम्मान में आप कोई एक माला भी लेके खड़े रहें, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है और मैं धन्यवाद देती हूँ उन हजारों हमारे भाइयों को, माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को कि उन्होंने एक अभूतपूर्व स्वागत मेरा किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा इतना अभूतपूर्व स्वागत होगा। उसमें हमारा जो क्रांतिकारी मंच है उसके तो हमारे जो जमीनी स्तर पे जुड़े हजारों कार्यकर्ता थे ही, लेकिन उससे बहुत बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के भी वरिष्ठ नेताओं से लेके और कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे और स्वागत रैली में सब आए। और वो जो 200 कम से कम 15 गाड़ियों का जो काफिला चला, वो कंजई से बंजारी माता के मंदिर से जो शुरू हुआ वो काफिला, तो आपने भी देखा कि पूरे शहर में बहुत बड़े उत्सव का माहौल बना था। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के अंतरकलह की बात है। और जहाँ तक टिकट की बात है तो सबको अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का, और जो भी हमारे भाई लोग टिकट अगर मांग रहे हैं, हमारी बहनें अगर टिकट मांग रही, तो मुझे उस वक्त किसी तरह का मेरे मन में कोई दुराभाव नहीं है, वो मांगने का उनको अधिकार है। लेकिन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, मुझे माननीय कमलनाथ जी के पर विश्वास है, पूरा भरोसा है। जिस भरोसे और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी में सदस्यता दिलाई है, उन्होंने काम करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो मुझे दिया है, उसके आधार पे मुझे लगता है कि वो जनहित में एक बहुत बड़ा अहम फैसला करेंगे टिकट वितरण के समय में, और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और उसी के साथ हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत स्नेह और सम्मान के साथ हमको कांग्रेस में जब प्रवेश हुआ तो उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, और उन्होंने यही कहा कि मुझे वो बहू बोलते हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी, तो उन्होंने कहा बहू अब हमें तुमसे बहुत उम्मीद है, अब तुमको बढ़िया काम करना और बालाघाट में कांग्रेस को सशक्त करना है, मजबूत करना है और सबके साथ मिलकर काम करना है। और यही आदेश मुझे माननीय कमलनाथ जी का भी मिला कि अनुभा तुमको कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर से जो काम है वो मजबूत करना है।
और मैं चाहूँगा कि सिर्फ बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का नहीं, हमको पूरे बालाघाट ज़िले में हमको सकारात्मक रिजल्ट आप लोग दे सको, इस दिशा में आपको कार्य करना है। तो मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर टीम वर्क से काम करेंगे, मजबूती से हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है, आप जानती हैं। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, उससे भी जनता बिल्कुल हलाकान हो चुकी कि क्या तमाशे हो रहे हैं। विकास कुछ हो नहीं रहा, गरीबों का कुछ भला हो नहीं रहा, लोग लुभावनी घोषणाएं हो रही हैं, वादे हो रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा। इसलिए सत्ता परिवर्तन होना इस बार तय है। अब ये है कि हमें कितने अंतरों से जीतना, ये प्रयास हमको करना होगा। हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत से हमारे कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्ता परिवर्तन की इस लहर में भाजपा का सफाया होगा और कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री की बागडोर संभालेंगे। चुनावी समर में आपके आने की घोषणा के बाद, कांग्रेस में आपके शामिल हो जाने के बाद बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की राजनीति बहुत गर्मा गई है। अब लोग इसे टक्कर के मुकाबले के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर 7 बार के विधायक रहे गौरीशंकर बिसेन जी हैं, जो बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। इनके विजय रथ को रोक पाना कितना चुनौती भरा रहेगा आपके लिए? देखिए, माननीय गौरीशंकर बिसेन जी का अभी मंत्री बनना, ये भी एक बड़ा अजीब सा सवाल खड़ा होता है। लोगों के मन में एक अजीब सी मतलब बात आई कि ये किस तरह से निर्णय हुआ प्रदेश सरकार का। आप ये बताइए, ठीक है, मैं माननीय गौरीशंकर बिसेन जी वरिष्ठ हैं, मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर वो इतने कद्दावर होते, अगर इतने मजबूत होते, इतना ज़मीनी स्तर पर उनकी ताकत होती, तो उनको फर्स्ट कैबिनेट में क्यों नहीं मंत्री बनाया गया? आज जब 1.5 माह बचा है आचार संहिता लगने को, उस समय उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो यहीं पे समझ में आता है कि उनकी क्या स्थिति पार्टी के अंदर भी, और उसका कारण ये है कि उनके अंदर जो अहम आ गया है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस करते हैं, और ये तो सीधा आरोप लगता है। अभी आपने देखा कितने लोगों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अगर चल रही है बालाघाट जिले में तो सिर्फ एक गौरीशंकर जी के बंगले से चल रही है, वहाँ से जो आदेश निर्देश होते हैं वैसा काम होता है। तो इसी तरह हमने देखा कि माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के जो 7 बार का कार्यकाल है, कोई विशेष उल्लेखनीय नहीं है। न यहाँ रोजगार धंधे हैं, न कोई बड़े उद्योग हैं। फ्लाईओवर का हर बार नारा दिया जाता है, लोग लुभावनी बातें की जाती। फ्लाईओवर की क्या स्थिति आपको पता है, ट्रैफिक की क्या हालत है आप सब जानते हैं। और आज तक तैराकी संघ के लोग मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक स्विमिंग पूल नहीं बन पाया है। ये बहुत बड़ी बात है। जो मेरे कार्यकाल में जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी, हमने एक शानदार स्टेडियम बनाया था, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उसको तोड़ फोड़ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही अपने ठेकेदार श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी को ठेका दिया है, और वो वहाँ पे वो तोड़ के वो नया ग्राउंड बनाने की प्लान का काम चल रहा है, लेकिन वो कछुए की चाल से चल रहा है। तो कोई उल्लेखनीय विकास नहीं, कोई कार्य नहीं, उनके बोल इतने बिगड़े हुए हैं, किसी का सम्मान नहीं। अभी आपने देखा, बहुत सारे हम जनता ने देखा कि वो किसी की भी सम्मान नहीं रखते। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को भी तू और बहुत ही मतलब निम्न स्तरीय भाषा से बात करना, अपमानित करना, यहाँ तक कि गाली तक। महिलाएं बैठी हुई हैं लाल बर्रा रेस्ट हाउस में, वहाँ महिलाओं के सामने उन्होंने एक सरकारी अधिकारी को बहुत ही अश्लील गाली दी, तो और अतिक्रमण के नाम पर लाल बर्रा को पूरा उजाड़ दिया। देखते हैं तो रूह कांप जाती, हम भी जाते हैं, हमारे आंख से आंसू गिर जाता है कि क्या हो गया। मतलब व्यापारी लोग जो नियम से बैठे हुए थे, जो जनपद पंचायत को विधिवत हर साल किराया, हर महीने का किराया दे रहे थे, सारा कुछ व्यवस्थित चल रहा था, लेकिन इनके अपनी मनमानी के कारण आज वो व्यापारी लोग बेचारे बेरोजगार हो गए, रोजगार धंधे से टूट गए, आर्थिक रूप से टूट गए। तो ये सब कारणों से पूरे क्षेत्र में शहर की हालत भी आपसे छुपी नहीं है। पानी निकासी के मामले में क्या हालत है, पूरा जल भरा हो जाता है, और इनके लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि मुंबई दिल्ली में और भोपाल में भी तो पानी भरता है। हमको मुंबई दिल्ली भोपाल की बात नहीं करना। माननीय गौरीशंकर बिसेन जी अगर 7 बार के यहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं, तो हमको ये जानना है कि उन्होंने 35 सालों में क्या किया। 7 पना 35 आप देख लीजिए,
तो उनकी कार्यशैली क्या है ये दिख रहा है। तो उनका भारी विरोध है और मुझे विश्वास है कि परिवर्तन की इस लहर में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र भी इस बार जरूर परिवर्तन लाएगा और जनता अपने जनहितैषी या जन जन से जुड़े हुए जमीनी स्तर के अपने नेता को चुनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। जी कई बार ये चर्चाएं भी रही कि आपको शायद कांग्रेस परसवाड़ा सीट से उम्मीदवार के रूप में उतार सकती है, तो बालाघाट या परसवाड़ा आपके लिए क्या चुनना ज़्यादा आसान है? अच्छा, बहुत अहम सवाल है। मेरे से लगातार ये सवाल पूछे जाते रहे जब से कुछ अखबारों में ये बात आई है। तो मैं आपको बता दूं कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र मेरी कर्मभूमि है, मेरा कर्म क्षेत्र है और यहाँ तक कि मेरा खुद का निवास स्थान भी है, मेरा मतदान भी यहीं पर है, मेरे परिवार का मतदान भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे मैंने बताया कि मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही हुई थी, मैं पहली बार पार्षद बनी थी सन 95 में और उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से मैं बनी। 9 साल लगभग मुझे काम करने का मौका मिला शहर में। विधानसभा के मैंने लगातार यहाँ से 4 चुनाव लड़े हैं और हर बार मेरे जो मत जो हैं वो बढ़ते रहे। सबसे शुरू में जब मैं लड़ी थी तो 15,000 कुछ वोट थे मेरे, उसके बाद 29,000 वोट हुए, फिर 69,000 वोट 2013 में तो चुनाव जीता हुआ था। किस तरह क्या हथकंडे अपनाए गए और कैसे मुझे किस तरह से पराजित किया गया ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद 2018 में भी लगभग 46,500 वोट मुझे जनता के आशीर्वाद के रूप में मिले। तो मेरी ये कर्म भूमि है, मुझे कार्य यहीं पे करना है, जनता की अपेक्षा भी मुझसे यहीं पे जुड़ी हुई है। तो मैं क्षेत्र बदलने का तो कभी सोच भी नहीं सकती। अब क्यों और किस लिए मेरा नाम परसवाड़ा से डाला गया ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इसमें जहाँ तक मैं अपनी समझ से कहना चाहती हूँ कि इसमें विरोधियों की एक साजिश है कि मेरे मतदाता या मेरे सम्मानीय जो भाई हैं, बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माता बहनें, उन लोग जो मेरे प्रति जो सद्भावना रख रहे हैं, जो मुझे वो किसी रूप में देखना चाह रहे हैं, जो मुझे ताकत देने के लिए आगे आना चाह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके मनोबल को गिराने के लिए, उनके उत्साह को ख़त्म करने के लिए एक साजिश के तहत ये बात हुई है। पर मैं आप सबसे, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी मतदाता बंधुओं से, बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप मेरा विश्वास रखें। मैं एक कांग्रेस पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आपके विश्वास पर पूरी तरह से खरे उतरने का मैं प्रयास करूँगी और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से जरूर चुनाव लड़ूंगी। और जीत के लिए कितनी आश्वस्त हैं ये तो आपकी बातों से हमें पता चल ही गया। कंकर मुंजारे जी की आप धर्मपत्नी भी हैं, तो ये जो 2 पार्टियां एक छत के नीचे रह रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है? मैं इस बार इसमें एक शेर कहना चाहूँगी कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो फिक्र क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। तो हमारी ये कोशिश है कि हमको अपना कार्य करना है। अपने क्षेत्र में मैं पूरा तन मन से लगी हुई हूँ। सुबह से आधी रात तक मेरा क्षेत्र में भ्रमण होता है और जनता का बहुत उत्साह मुझे देखने को मिलता है, बहुत अभूतपूर्व लोगों का स्नेह मुझे मिलता है, तो वहाँ से मेरा हौसला और बुलंद हो जाता है। जहाँ तक आदरणीय मुंजारे जी का सवाल है, तो उन्होंने हमेशा से ही मुझे एक राह दिखाई है, उन्होंने एक जज्बा दिया है मुझे काम करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए उन्होंने मुझे ताकत देने का काम किया है। लेकिन मेरे कामों में वो कभी बाधा नहीं उन्होंने पहुंचाई, वो बाधक नहीं बने हैं। तो अब उनका फैसला नहीं है ये मैं नहीं जानती, उनका अपना निजी फैसला है। वो यहाँ के स्थापित नेता हैं, सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, निर्दलीय सांसद रहने का रिकॉर्ड है उनके नाम पे। लेकिन मैं और मेरा पुत्र शांतनु, हम दोनों ने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तो उन्होंने कहीं भी हमें किसी भी तरह से हमको बाधित नहीं किया कि कांग्रेस में अगर जा रहे हैं तो कहीं से हमारे लिए कोई नुकसान की स्थिति आए। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं, जन जन की सेवा में वो लगे हुए हैं। हम अपनी कांग्रेस पार्टी के जो रीति नीति है, विचारधारा है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम अपने कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और हमारे जो कांग्रेस पार्टी में जुड़कर जो कार्य करने का जो और मजबूत जो हमारा हौसला है, उसको देखकर हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और फिर मैं कहूँगी कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, हम जिला जीतेंगे, लोकसभा भी हम जीतने का मादा रखते हैं।
सवाल ये है कि हम मेहनत करें बहुत ताकत के साथ। और मैंने तो ये भी कहा है कांग्रेस के हमारे परिवार के भाइयों से, बहनों से, हमारे पदाधिकारी बंधुओं से कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि हम आने वाले समय में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा भी जीतें, और फिर अगले जब चुनाव आते हैं तो हम नगर पालिका में भी हम ताकत दिखा के हमारी कांग्रेस की नगर पालिका में बॉडी बैठे, जनपद पंचायतों में कांग्रेस जीते। तो हमारी यही कोशिश होगी कि हर तरफ से कांग्रेस का परचम लहराए और हम पार्टी को मजबूत करके अपनी ताकत, जनता की ताकत को खड़ी करें। जी अनुभा जी, बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव को लेकर, और इतनी अच्छी बातचीत आपने हमसे की, आपका बहुत शुक्रिया। आपको और आपकी पूरी टीम को भी माधुरी जी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। आप देख रहे थे पी4 पॉलिटिक्स। हमारे साथ थी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बालाघाट श्रीमती अनुभा मुंजारे जी, जो कांग्रेस की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, जानने के लिए देखना ना भूलें पी4 पॉलिटिक्स। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।